मैंने आज आपको ना थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की में लेके जाना है स्कूल में। जब आप वहाँ पर क्या करते थे, एक ग्राफ बनाते थे, एक लाइन खींचते थे, फिर एक लाइन खींचते थे, और जैसे जैसे बड़े हुए आपको बताया गया कि ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। आप उस दिन बड़े हैरान से हो गए जिस दिन आपको पहली बार पता चला वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। फिर एक दिन मैडम ने कहा हम इसको बोलते हैं वाई ऑन एक्स। आपने कहा मैडम समझ नहीं आया वाई ऑन एक्स। मैडम कहती है वी वेन एवर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, we take one variable on x axis and another variable on y axis, and in general we take independent variable on x axis and dependent variable on y axis. That's why we say it as y on x. अब एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसने अभी तक बुक ही नहीं खोली, मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह भी दी। जैसे रेनफॉल और सेल ऑफ अम्ब्रेलास में क्या मुझे बता सकते हैं कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है? बेटे रेनफॉल इज इंडिपेंडेंट एंड सेल ऑफ अम्ब्रेलास और सेल ऑफ रेनकोट्स इज डिपेंडेंट। आप जब छोटे थे ना, स्कूल में जाते थे और बारिश होती थी तो आप रेनकोट पहन के जाते थे। रेनकोट की सेल बढ़ जाती है रेनफॉल में। रेनफॉल इंडिपेंडेंट है, अम्ब्रेला या रेनकोट डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब इफ आई वांट टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल एंड अम्ब्रेला, तो मैं क्या करूंगा, रेनफॉल को मैं एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करूंगा और रेनकोट्स और अम्ब्रेलास, कुछ भी रेनकोट्स कह दें और अम्ब्रेलास कह दें, मैं उसको y एक्सिस से डिनोमिनेट करूंगा और इस रिलेशनशिप को मैं बोलूंगा इट इज y ऑन x। मतलब y में हमने डिपेंडेंट रखा, x में हमने इंडिपेंडेंट रखा, हम बोलते हैं डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट। आराम से बेटे, कुछ मुश्किल है ही नहीं। मैंने कहा ना आज का लेक्चर तो स्कूल लेक्चर से भी इजी है। मैंने तो सीधा ही लेक्चर स्टार्ट होते ही आज 6 क्लास की बातें कर दी। मैंने कहा जी एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, वाई में डिपेंडेंट लेते हैं, और ये रूल नहीं है, आप दूसरा भी लेना चाहे ले सकते हैं। बट इन टोटो, इन जनरल, on an average we always take independent on x axis and dependent on y axis. That's why we say it as y on x. एक बच्चा कहते हैं आज ये क्यों बता रहे हैं सर, 6 क्लास की क्लास है, बातें क्यों कर रहे हैं? बेटे आज के इस लेक्चर में मैंने आपको रिलेशनशिप ही बतानी है, उसको ग्राफिकली शो करना है, और उस ग्राफिकली में 2 वेरिएबल्स मैं दूंगा, उसमें एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा, एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ बनाएंगे तो वेयर टू टेक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन विच एक्सिस एंड वेयर टू टेक डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन विच एक्सिस, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट बिल्डिंग अ फाउंडेशन, यू नो। मैं आपको आता है, मैं खाली मिट्टी उड़ा रहा हूं बेटे, आपकी माइंड की मेमोरी से मिट्टी उड़ाकर बताना चाहता हूं कि आपको सब पता है। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने रिलेशनशिप की बातें कर रहा हूं। रिलेशनशिप, हाँ बेटा, रिलेशनशिप का मतलब होता है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जनरली अगर आप स्टैटिस्टिक्स में देखें तो हम इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ, क्या बेटा ईमानदारी से बताओ इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आपको पता ही है पॉजिटिव है क्योंकि इनकी शादी भी होने वाली है, और इनकी रिलेशनशिप रणबीर और कैटरीना के बीच की रिलेशनशिप नेगेटिव है क्योंकि इनकी मंगनी टूट गई। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं अलग अलग एग्जाम्पल से आपको ये समझाना चाहता हूं कि व्हाट आई मीन बाय रिलेशनशिप। सो इफ आई वांट टू ड्रॉ, यू नो, इफ आई वांट टू रिलेट टू थिंग्स,
and I want to find out whether they are positively related, whether they are negatively related, whether they are not related, whether they are uncorrelated, I will prepare a graphical presentation for that, and in graphical presentation I will take x-axis and y-axis, I will plot the figures, and then I will see the curve, and then I can interpret that yes, they have the positive or the negative or no relationship. So what I mean by yield. फिर मैंने धीरे धीरे आपको टाइप्स ऑफ यील्ड्स भी बताई थी, और उसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट यील्ड बताई थी जिसका नाम था यील्ड टू मैच्योरिटी. याद आ रहा है कुछ या भूल गए बेटे? लास्ट लेक्चर देखा था एक बार है, मैंने बोला था ना दोबारा देखना एक बार. और इसकी मोहब्बत, इसका प्रेम, इसका प्यार किसके साथ बेटे? मैं आज मैच्योरिटी पीरियड के साथ देखने वाला हूं. मैच्योरिटी पीरियड, टाइम टू मैच्योरिटी. मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई यील्ड टू मैच्योरिटी या खाली यील्ड या खाली रिटर्न या IRR या जो भी, अब उस डिटेल में नहीं आ रहा हो तो मैं ऑलरेडी बता दूं. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यील्ड ऑन अ बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू मैच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड? इसका मतलब अगर मैच्योरिटी, इफ मैच्योरिटी इज 3 years, मतलब 3 साल का बॉन्ड है, और एक बॉन्ड बी 5 years का बॉन्ड है, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं. देयर आर 2 bonds, one is bond A and second is bond B, and the maturity of bond A is 3 years and the maturity of bond B is 5 years. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मुझे आप बताइए, इफ यू आर अ बॉन्ड इन्वेस्टर, आप होल्डर हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप बताइए बेटे, बॉन्ड ए में आप ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे रिटर्न और यू विल एक्सपेक्ट मोर रिटर्न इन बॉन्ड बी? सिंपल सी बात है. आप बैंक की एफडी कराते हैं, 5 साल की एफडी या 3 साल की एफडी, आप किस एफडी में ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे फ्रॉम HDFC? So similar is the logic here. If you are investing in Coca-Cola bonds and the maturity is 3 years and you have an option to invest in Pepsi bonds and the maturity is 5 years, now my dear friends, in which Pepsi bonds or in Coca-Cola bonds you will expect more? It is very but natural that you will expect more in bond number B, because the maturity is more, the longer period is there, there is more risk involved in that, there is more principal risk involved in that, there is more default risk involved in that, and you are deferring your consumption for a longer period. तो बड़ी सिंपल सी बात है, you want that you should get more compensation in bond B because you are incurring more risk, you are deferring your consumption. तो एक बड़ा सिंपल सा साधारण सा गोल्डन रूल निकला. क्या निकला? कि भाई अगर हमें यील्ड, अच्छा एक चीज बताइए पहले तो, इसमें मैच्योरिटी बड़ी या यील्ड बड़ा? इट मींस वेदर मैच्योरिटी इज इंडिपेंडेंट और यील्ड इज इंडिपेंडेंट, बिकॉज वी हैव टू डिसाइड दैट विच वेरिएबल is independent and which variable is dependent, then only we can prepare a graphical representation, otherwise we cannot. Very right बेटे. मैच्योरिटी पीरियड जो है, टर्म्स टू मैच्योरिटी जो है, दैट इज इंडिपेंडेंट फैक्टर, इंडिपेंडेंट. एंड यील्ड बेटे, जो यील्ड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस, यू कैन राइट डाउन एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऐसा भी लिख सकते हैं, जिसमें ज्यादा आपको समझ आए. यार अब तो समझ आ ही चुका, तो मैं आप ही की भाषा में लिखता हूं जो जल्दी समझ आ जाए आपको. एक्सपेक्टेड रिटर्न, और टेक्निकल भाषा लिखनी हो तो YTM लिख सकते हैं. ये बेटे डिपेंडेंट है. पहले तो बताओ इसमें सहमति है क्या, तभी हम आगे चलेंगे. देखिए हम कुछ भी करेंगे, हॉक, ग्लेम और वायले के बाप हैं हम इंडियंस हैं बेटे. पूरे लॉजिक और धजिया उड़ा देंगे.
So you should know which variable is independent and which variable is dependent, you know. So it means if I want to compare, just like rainfall and raincoat, I told you that rainfall is independent and this factor is dependent. Similarly, in case of maturity period, you know, longer the maturity period, more will be the expectation by the bond holder, and the shorter the maturity period, less will be the expectation by bond holder. It means maturity period is independent, and the yield which we are expecting is dependent. It means एक बात समझ आती है कि इन दोनों का रिलेशनशिप पॉजिटिव है. पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव का मतलब क्या? मैंने ये कहा कि अगर मैच्योरिटी पीरियड को मैं बढ़ा दूंगा तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ इन्वेस्टर और YTM विल इंक्रीज, और विज़ if I decrease maturity period, then the expectation of that bond holder will also decrease. So this is a golden rule. अगर आपने मेरे पिछले 2 मिनट भी ध्यान से सुन लिए ना लेक्चर के, तो आप समझ लीजिए आज का लेक्चर आप डांस करते करते कर लेंगे. I have given you the golden rule that maturity period and yield, they have direct relationship. They have a positive relationship like Ranveer and Alia. They have a positive relationship like you know, Deepika and Ranveer. If one increases, other will also increase. If one decreases, other will also decrease. So this is the golden rule. Maturity period is the independent variable and yield is the dependent variable. बेटे आप ये बताओ, जब इतना पता चल गया तो जब आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करोगे, अभी हम करेंगे बेटा, अभी हॉक में जाएंगे, अभी बहुत कुछ करना है. आज गूगल में भी देखना है, विकीपीडिया में देखना है, गाना दिखाई दिया मैंने. तो ये मैंने रखा जी इंडिपेंडेंट, है ना, एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट होती है ना, और इसमें मैं रखूंगा मैच्योरिटी पीरियड, बिकॉज अभी बताया मैंने हम y ऑन x करेंगे, और यहां पर मैं रखूंगा y एक्सिस और डिपेंडेंट. और मैं ये भी कह सकता हूं, मैं यहां पे लिखूंगा यील्ड, एक्सपेक्टेड यील्ड. इसका मतलब अगर मैच्योरिटी पीरियड, इफ मैच्योरिटी पीरियड इंक्रीजेस, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, जैसे जैसे मैच्योरिटी पीरियड इंक्रीज होगा, आप ये बताइए yield, expectations of yield will increase. So if I prepare a curve, अभी हम देखेंगे जैसे हमने कर्व बनाना है. मान लेते हैं मैं आपको 1 सेकंड के लिए कर्व दिखाता हूं. ये मैंने हॉक खोल लीजिए आपके सामने, अप स्लोपिंग यील्ड कर्व, आराम से, कुछ मुश्किल है ही नहीं. जैसे जैसे हमारा पीरियड बढ़ता जाएगा, हमारा यील्ड बढ़ता जाएगा, वी विल हैव अ कर्व. तो मैं यही बात बताने वाला हूं आपको जो इस चित्र में बनाना है. मैं ये कह रहा हूं जैसे जैसे हमारा पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड बढ़ेगा, यील्ड विल बी मोर, एक्सपेक्टेशंस विल बी मोर, एंड दिस कर्व इज नेम्ड एज यील्ड कर्व. बेटे अगर आप बनाएंगे, लिखेंगे, तो आपको लॉजिकली ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, MCQ आराम से कर पाएंगे. ऐसे टाइप में भी डायग्राम बनाना अच्छा रहता है. अब आगे तो आप समझदार हैं बेटे, मैं क्या बताऊं. तो मैं आज के इस लेक्चर में बस यही बताने वाला हूं और थोड़ी सी चित्रों को डिस्कस करेंगे. मैं चाहता हूं कि आप अपनी रजिस्टर को ओपन कर लें बेटे, कर लें. आज छोटा सा लेक्चर है, प्लीज़ बेटा. मैंने अभी आमिर खान की मूवी दिखा भी दी, गाना दिखा दिया, चले चलो, रुकना नहीं है. तो पहली बात, आप सबको पता ही है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यील्ड. वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास. So I will not going to start again with yield. Rather, I am directly starting with my main focus, that is what I mean by yield curve and how many types of yield curves are there and what are the uses of yield curve. आज के लेक्चर में ये 3 बातें बतानी है. बड़ा छोटा सा लेक्चर है. एक बच्चा तो खुश हो रहा है, कमर सीधी करके बैठ बेटा. फर्स्ट पॉइंट लिखो, द कर्व विच शोज. कर्व दीपिका पादुकोण की बॉडी का कर्व. The curve which shows graphical relationship. ग्राफ, बेटे ग्राफ से ज्यादा बातें समझ आती है ना.
रिलेशनशिप, मोहब्बत, इश्क, प्यार, ढाई अक्षर, इन बिटवीन, किस किस के, यील्ड, एक्सपेक्टेड यील्ड एंड मैच्योरिटी पीरियड. The relationship between the curve which shows graphical relationship, the curve which shows graphical relationship in between maturity period and expected yield, maturity period and expected yield, maturity period and expected yield, that curve is named as yield curve. दूसरी बात लिखो जी, गोल्डन रूल आपको पता चली गया है, लिख लीजिए. लॉजिक समझा ही दिया बेटे. जितनी पीरियड ऑफ मैच्योरिटी लंबा होगा उतना रिस्क ज्यादा होगा, इसलिए बॉन्ड होल्डर की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होंगी. लॉन्गर द मैच्योरिटी मोर विल बी द एक्सपेक्टेशंस. लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स विल हैव हायर यील्ड्स एंड शॉर्टर टर्म बॉन्ड्स विल हैव लोअर यील्ड्स. ठीक है जी, आराम से मैं ऊपर चल रहा हूं, लिख लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूं. गोल्डन रूल इज लिखना है, longer the maturity more will be the expectations. In case of longer term bonds we will have longer yields, in case of shorter term bonds we will have lower yields. ये बातें मैं सब आपको बता चुका हूं अभी लॉजिकली पिछले 10 मिनट. जिस बच्चे ने वो लेक्चर 10 मिनट का, आज ही का लेक्चर 10 मिनट पहले वाला मिस कर दिया क्योंकि वो तो कॉपी निकाल रहा था, कैलकुलेटर निकाल रहा था, वो बेवकूफ है. वो सारी क्लास का दिल तो उसने खत्म ही कर दिया. आओ जी लिखो, टाइप्स ऑफ यील्ड कर्व्स. बेटे 4 तरह के यील्ड कर्व्स डिस्कस करेंगे. हॉक में, ग्लैम में, वायले में दिए हुए हैं. हॉक ने तो पूरा डिटेल्ड वर्जन बता दिया है, तो मैं हॉक को बेस रख रहा हूं क्योंकि हॉक कर लिया तो वायले और ग्लैम तो ऑटोमेटिकली हो गया, इसलिए मैं हॉक के क्वेश्चन कराता हूं. क्योंकि हॉक के कर लिए तो सीएम में पास्ट ईयर कर लिया, वायले कर लिया, ग्लैम कर लिया, सब कर लिया. तो लिखिए जी, टाइप्स ऑफ यील्ड कर्व्स. फर्स्ट इज अप स्लोपिंग, बढ़ता हुआ कर्व. डाउन स्लोपिंग, गिरता हुआ कर्व. फ्लैट, हम्प्ड, ऊंट जैसे हम्प्ड, उठा गिरा, उठा गिरा. तो 4 लिखिए जी, अप स्लोपिंग. और नॉर्मल कर्व भी बोला गया है इसको. डाउन स्लोपिंग जनरली हम रिसेशन में एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे पोस्ट कोविड सिनेरियो. पोस्ट कोविड अभी देखेंगे क्या मतलब मैं कहना चाह रहा हूं. ठीक है जी. फ्लैट एंड हम्प्ड मिक्सचर. मिक्सचर जैसे कैमल, कैमल की ऊंट जैसे जैसे ऊपर होती है ना, ऐसे ऊपर नीचे. अब हम एक एक पॉइंट को सीखेंगे और ये बात मैंने बताई दी है कि whenever I want to draw a curve, I will take the help of x-axis and y-axis. In x-axis I will take independent variable, on y-axis I will take dependent variable. On it means maturity period I will be taking on x-axis and yield I will be taking on y-axis. And I have already told you which variable is independent and which variable is dependent. ये बात मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं आगे चल रहा हूँ और सीधा अपनी चर्चा लेकर आ रहा हूँ अप स्लोपिंग और नॉर्मल यील्ड कर्व में. आप मुझे एक चीज बताइए, कोविड सिनेरियो छोड़ देते हैं, ईमानदारी से बताइए, आप सीएम में यूएसए कर रहे हैं, क्या लगता है आपके मन में, क्या विचार आता है? ये वाला आता है कि अभी दुनिया बनेगी, चलेगी, हमारी जॉब होगी, नौकरी निकलेगी, अच्छा पैकेज मिलेगा, यूएसए जाएंगे, दुबई जाएंगे. एक तो ये आता है थॉट. दूसरा, कोविड हो गया है, सब मर रहे हैं, क्या करके करना है सीएम में यूएसए, सब मर ही जाएंगे, खत्म है, कुछ नहीं करते. बेटे क्या आता है, आपने सीएम में यूएसए मान लेते हैं कोविड सिनेरियो के बाद ज्वाइन किया, तो क्या है, पहला थॉट प्रोसेस ज्यादा आता है या सेकंड थॉट प्रोसेस आता है? बेटे सीएम में यूएसए ज्वाइन करने का मतलब ही यही है कि आपके मन में पहला थॉट प्रोसेस है कि दुनिया बनेगी, गांव बसेगा, लुटेरे आएंगे, राजा होगा, रानी होगी, ऐसे 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 ऐसे. पॉजिटिव, इट मीन्स पॉजिटिविटी आपके माइंड में आती है. बिल्कुल अप स्लोपिंग यील्ड कर्व के पीछे भी यही विचारधारा है कि आने वाले समय में सब बढ़िया रहने वाला है, लेकिन जितनी ज्यादा मैच्योरिटी होगी उतना एक्सपेक्टेशन ऑफ बॉन्ड होल्डर ज्यादा होगा. इट मीन्स देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मैच्योरिटी पीरियड एंड यील्ड.
इसका मतलब भविष्य सुनहरा होने वाला है, भविष्य में बिजनेस अच्छा होगा, जीडीपी अच्छी होगी, सबको काम मिलेगा, सब बढ़िया होने वाला है, सब खुश होंगे, ह्यूज एक्सपेंस करेंगे, ह्यूज इनकम होगी, ह्यूज एक्सपेंस हो, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा. सो दिस टाइप ऑफ कर्व इज द थॉट प्रोसेस इज बिहाइंड अपवर्ड यील्ड कर्व. तो बेटे इसको बनाने के लिए आप बनाएं, ये मैंने बनाया, आप बनाएंगे ना तो याद रहेगा बेटे. ये मेच्योरिटी पीरियड है 6 months, 3 months, 6 months, 1 year, 1.5 year, 2 years, 2.5 year, 3 years, and this is yield return. जितना पीरियड लंबा होता जाएगा आपकी इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाएंगी. ये दिल है कि मानता ही नहीं. तो ठीक है जी, आप इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिए, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन टू रिसीव मोर रिटर्न फॉर इन्वेस्टिंग लॉन्गर टर्म्स. दिस इज अ गोल्डन रूल विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू that if you invest for longer term you will expect more. This is very natural rule which we accept that. Second type of curve is downward yield curve. ये important है, पेपर में आता है, आप मेरी explanation को ध्यान से सुनना. Coming 5 minutes are very important for you. अगर आपने 5 मिनट मेरे ध्यान से बातों को सुन लिया ना तो यकीन मानिए यील्ड कर्व में कुछ भी आएगा आप कर लेंगे और डाउनवर्ड यील्ड कर्व भी कर लेंगे. मैं आपसे कह रहा हूं डाउनवर्ड यील्ड कर्व का मतलब क्या है कि आने वाले समय में रिसेशन आएगा. कोविड सिनेरियो की बात करें तो हमने कहा जी एम्प्लॉयमेंट चली गई, प्रोडक्शन बंद हो गई, ये सब कुछ खत्म हो गया, तो चाइना के जीडीपी में डाउनफॉल आएगा. अच्छा, जब चाइना के जीडीपी में डाउनफॉल आएगा तो बेटे कोई बोरोवर्स की जो डिमांड होगी पैसे की वो भी कम हो जाएगी. या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं, अब उसके बड़े सारे फैक्टर्स हैं. व्हाई यू आर थिंकिंग लाइक दिस, दैट व्हाई द इंटरेस्ट रेट इन फ्यूचर will come down. I'm not going in that detail that why you are thinking like this, because there are so many macroeconomic factors in relation to that. So let me in my own topic. If you are of the view तो कुछ भी हो सकती है, आप कुछ भी सोच सकते हो. बेटा आज आप मेरे सामने बैठे हो, अब आप लेट के पढ़ रहे हो तो क्या है, थॉट ही तो है कि कुछ नहीं होता. मैं कहता हूँ बैठ के पढ़ो, आप कहते हो नहीं लेट के पढ़ूंगा. दिस कैन बी अ थॉट. आप बेवकूफ हो अगर लेट के पढ़ रहे हो तो, थप्पड़ मारूंगा, खड़े हो. मैं आपसे ये कह रहा हूँ you can have any type of thought. अगर आपको ऐसा लग रहा है ड्यू टू सो मेनी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेंगे, तो मुझे बताइए एज अ बोरोवर आप क्या सोचेंगे. आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को इशू करना में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे या शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को इशू करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे. थिंक इट फ्रॉम कोका कोला पॉइंट ऑफ व्यू, think it from bond issuer point of view. मैं रिपीट करता हूं, if you are of the view that in coming days, in future, the interest rate, the expected interest rate will come down, तो बेटे एज अ कोका कोला आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू नहीं करेंगे. यू विल हैव अ डिमांड फॉर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स अभी इशू किए और मेरे पास शॉर्ट टर्म फंड्स आए तो मैंने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है और 1 साल 2 साल में मैंने को इसको रिडीम भी कर देना है और उसके बाद वैसे भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा. तो आफ्टर 2 years मैं क्या करूंगा, नए बॉन्ड्स इशू करूंगा एट 8% और 7% बिकॉज इंटरेस्ट रेट विल डिक्रीज. सो बोरोवर इशूअर कोका कोला की डिमांड शॉर्ट टर्म के लिए तो हाई रहेगी, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए हाई रहेगी और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए लो रहेगी. पहले बताओ ये बात समझ आई नहीं आई? आई रिपीट, if you are of the view that coming days, coming years, coming period, interest rate will decrease, interest rate will fall down, then you as a issuer will be more interested in having issuing short-term bonds, because you know that if you issue long-term bonds, it will be a costly affair. You have to pay 10% after 5 years, after 6 years, if the bond maturity is 10 years, even if the market rate is very low. So you will be more interested in having short-term bonds. So you will have a demand for short-term bonds. You will have a demand for short-term funds, not for long-term funds as a borrower. अब आप इन्वेस्टर के लिए सोचिए, इन्वेस्टर को भी तो पता चलेगा कि आने वाला समय खराब आ रहा है, इंटरेस्ट रेट कम होगा. तो आप मुझे बताइए, एज ए इन्वेस्टर आप
लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे या शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स लेने में इंटरेस्टेड होंगे? बेटे एज ए इन्वेस्टर आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स मैच्योर हो जाएंगे और आपको पता है कुछ पीरियड के बाद वैसे इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो आप ज़्यादा लेने के चक्कर में रहेंगे, तो आप कहेंगे नहीं मुझे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स चाहिए। लेकिन बोरोवर को शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स चाहिए। बोरोवर्स की डिमांड है शॉर्ट टर्म फंड्स की, आपकी डिमांड है लॉन्ग टर्म फंड्स की, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की। इंटरेक्शन हो रहा है बेटे, देखो आप कुछ चाहते हो, बोरोवर कुछ चाहता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इट मीन्स डिमांड ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स विल इंक्रीज। अब सप्लाई तो है नहीं, सप्लाई तो है नहीं है बेटा, तो अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और इसी लॉजिक से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी लिख दिया मैंने लॉजिक, आप पहले आ जाइए, आप पहले लिख लेते हैं। इफ मार्केट एक्सपेक्ट्स इंटरेस्ट रेट्स टू डिक्रीज इन फ्यूचर, if market expects interest rate to decrease in future, if market expects interest rate to decrease in future, borrower will prefer to borrow short term, जो भी बोला था, and investors will prefer to invest in long term. लॉजिक मैंने बता दिया है। borrowers will be interested in having short term, investors will have more interest in long term. तो क्या होगा बेटे? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट विल फॉल डाउन, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में मैच्योरिटी पीरियड, फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है। तो जैसे जैसे जितना शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट होगा वो ज़्यादा होगा, लॉन्गर पीरियड के लिए आप देखिए आपका इंटरेस्ट रेट गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और ये गिरेगा क्यों, ये मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमिक्स का रूल चलेगा। बिकॉज सप्लाई ऑफ फंड्स, सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स इज डिक्रीजिंग, डिमांड ऑफ शॉर्ट टर्म फंड इज इंक्रीजिंग। Similarly, demand of long-term fund is decreasing and supply of long-term fund is increasing. बड़ी प्यारी सी बात बोल गया मैं। Hence, ultimately, short-term interest rates will decline and it will have a declining yield curve. When I say yield curve, it is nothing but a relationship between yield and maturity period. बेटे पूरी जिंदगी याद रहेगा। मैं आ गया जी थर्ड में, फ्लैट। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, आप बोलते थोड़ी हो कुछ, ना हाँ ना ना। अब आप जो सोचते हो वही एक्सपेक्टेशन है। आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होना, आने वाली दुनिया ऐसी चलेगी, ना तो कुछ एग्रेशन होगा, ना बूम पीरियड आएगा, ना रिसेशन आएगा, नॉर्मली चलते रहेंगे। सो इफ यू थिंक दैट इन फ्यूचर इंटरेस्ट रेट विल नीदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, दे विल रिमेन सेम, तो बेटे फ्लैट यील्ड कर्व होगा। आप प्लीज डायग्राम बनाए ना बेटे। एक बच्चा कहता है एक्स एक्सिस में कुछ नहीं लिखा, बेटे लिख लो मैच्योरिटी पीरियड और यहां लिख लो यील्ड। इफ मार्केट एक्सपेक्ट्स इंटरेस्ट रेट विल नॉट चेंज इन फ्यूचर, अगर मार्केट को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होंगे, लास्ट में आ गया जी मैं, हम्प्ड, जैसे ऊंट होती है ना, ऊपर भी नीचे भी, कंफ्यूज्ड, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी हाँ कभी ना। ठीक है जी, तो पहले आप हम्प्ड बना लें कैमल जैसी। व्हेन एक्सपेक्टेशन चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग रेट टू डिक्रीजिंग रेट, कभी आप कहते हैं इंक्रीजिंग हो जाएगा, कभी पोस्ट कोविड के बाद कहते हैं डिक्रीजिंग हो जाएगा, फिर फोर्थ लहर आएगी तो कहेंगे कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। मतलब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों को मिक्स सोचते हैं, कुछ पीरियड के लिए इंक्रीजिंग, कुछ के लिए डिक्रीजिंग। तो आप जो कर्व बनाएंगे, द रिलेशनशिप जो होगी यील्ड और मैच्योरिटी की, उसको हम्प्ड बोलते हैं। मैं आ गया जी आज के क्लास के लास्ट लेक्चर में, और उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं विकिपीडिया से थोड़ा सा दिखा दूं बेटा, मेरा मन है बेटे, थोड़ा सा तो दिखाना है बेटा। आओ ये है बेटे यील्ड कर्व और ये है विकिपीडिया, मुझे बहुत अच्छी लगती है बेटे। इन्होंने पूरा बता दिया बेटे, यील्ड कर्व का पूरा कंसेप्ट समझा दिया है। ये देखिए, ये अपवर्ड यील्ड कर्व है ट्रेजरी बिल्स का, लिखा हुआ है द यूएस ट्रेजरी बिल एज ऑफ मे दिस, देन दे हैव एक्सप्लेन्ड दिस, पूरा बताया है।
यील्ड कर्व क्या होता है, यील्ड टू मैच्योरिटीज क्या होते हैं, कर्व क्या होता है, कर्व क्या है, कर्व का रिलेशनशिप बताया, कर्व क्या है, दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने डॉलर इंपैक्ट बताया, ट्रेजरी सिक्योरिटीज बताई हैं, बेटे बड़ा प्यार से एक्सप्लेन किया है। नॉर्मल यील्ड कर्व, ये देखिए मैं नॉर्मल यील्ड कर्व में चला गया, फ्लैट और हम्प्ड यील्ड कर्व, ये लो जी, फ्लैट और हम्प्ड यील्ड कर्व कहाँ गया, ये रहा, फ्लैट और हम्प्ड यील्ड कर्व। A flat yield curve is observed when all the maturities have similar yields, whereas humped yield curve means where short-term and long-term yields are equal and medium this. So it means if you relate this with Wikipedia, तो आपको logically थोड़ा confidence ज़्यादा आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि Wikipedia नहीं करेंगे तो पास ही नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रहा। बट बेटे आप जब जो चीज़ रिलेट करोगे ना लाइफ में, तो आपको मन में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा और कॉन्फिडेंस से आप बड़ी बड़ी चीज़ें कर पाओगे। तो आइए हम आगे यूजेस ऑफ यील्ड कर्व, यील्ड कर्व से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अच्छा आप ये बताओ, जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो और आप उसको अपने स्टार्स दिखाते हो और आपको वो ये कहता है, तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा अपना फ्यूचर फोरकास्ट कर पाते हो। आप उससे पूछते हो कि मुझे सीएम में यूएस से करना चाहिए या नहीं, तो एटलीस्ट आपके मन में कॉन्फिडेंस आ जाता है। प्रैक्टिकली वैसा हो या ना हो वो अलग बात है, बिकॉज वी आर जस्ट अज्यूमिंग, वी आर जस्ट प्रिडिक्टिंग, वी आर जस्ट फोरकास्टिंग। बेटे अनुमान ही तो लगा रहे हैं। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो किसी ने सोचा था क्या? कोविड आ गया, किसी ने सोचा था क्या? बट उससे पहले, कोविड से पहले 2018 की अगर हम अजम्पशंस देखें तो बढ़िया ही थी। एक्सेप्शंस होती हैं, बट स्टिल ऑन एन एवरेज वी कैन प्रिडिक्ट कि भाई आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, रिसेशन आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जो सब बोलेंगे वैसा ही होगा। बेटे सब पागल थोड़ी हैं जो अज्यूम कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट इतनी सारी बातें बता रहे हैं, तो ऊपर लिखिए व्हाट आर द यूजेस ऑफ यील्ड कर्व्स। पहला यूज है बेटे फोरकास्टिंग इंटरेस्ट रेट्स, दूसरा यूज है फोरकास्टिंग रिसेशन। अच्छा आपको पता चल जाएगा कि फिजिकल क्लासेस बंद होने वाली हैं, या किसी को पहले ही से पता चल जाए कोविड आएगा और उसमें सारा कुछ डिजिटल हो जाएगा, तो वो डिजिटाइज हो जाएगा पहले से ही। ये तो भगवान की हमारे ऊपर कृपा थी, हम तो 2013-14 से डिजिटाइज हो गए, हमें नहीं पता था। बट अगर मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ, तो यू कैन फोरकास्ट दैट रिसेशन आने वाला इन फिजिकल क्लासरूम लेक्चर्स, यू कैन फोरकास्ट दैट देयर विल बी इंक्रीज इन द डिजिटल लेक्चर्स। मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हमने गूगल ड्राइव, ये वो मोबाइल ऐप इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी, और उसी के अकॉर्डिंगली वी कैन गेट फाइनेंस। आज आप देखिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, भीम ऐप, ये सभी ऐसे बूम अप कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। So they will get more financial resources, they will get more funds, they can invest in more investment decisions. So it means yield curve tells us the relationship between the yields and the maturity, and it is very helpful for a management accountant CMA US. होप आपको मेरी बात पूरी समझ आ गई है। तो बेटे आज का ये जो लेक्चर 7 है छोटा सा ही था। अब जो लेक्चर 8 है ना बेटे, यील्ड कर्व थ्योरीज की बातें बताऊंगा, विचारधाराएं हैं कुछ डिस्कस करेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।